क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एटलीस्ट आपने वो तो रिवाइज किया होगा ना, जो थ्योरी मैंने पढ़ाया, तो वो थ्योरी तो आपको रिवाइज करना चाहिए। तो अगर थ्योरी को रिवाइज किया है तो उस पे भी, उसमें भी अपन चेक कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं? तो फिर अपन आगे सब पढ़ते हैं। आगे अपन को जो पढ़ना था, लास्ट टाइम हमने ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा था, एंड दैट इज अ, मतलब एक अच्छा पार्ट है वो, और उसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया और उसको कंप्लीट किया। तो जैसे मैं सेक्शन बी की बात कर रहा था, उसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, आप अभी उसे छोड़ देना। अब आज हम डिस्कस करेंगे, हमने लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, उसके लिमिटेशंस भी चेक किए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, क्योंकि जब भी आप लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी जैसे अपन लिखते हैं ना, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मान लो मेरे पास गिवन है, ये अपन बोलते हैं दैट इज N3H। अब ये अजीब टाइप का अपन को कंपाउंड बोला मैंने, बट N3H इज अ हाइड्रोजोइक एसिड, है ना, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो अपन कहेंगे भाई एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, और एक नाइट्रोजन, और बाकी नाइट्रोजन एटम अदर एटम्स हो जाएंगे। अगर मान लो ऐसे जैसे मैंने बताया था ना O3 में, कि अगर O3 का स्ट्रक्चर बनाना है क्या होगा, तो ये तो सारे एटम एक जैसे, इसमें कोई सेंट्रल एटम तो है नहीं, वरना हमने रूल्स लिखे हुए थे लुईस ऑक्टेट थ्योरी में। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, बाकी अदर एटम हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अपन, कि भाई सेंट्रल एटम के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, लिख लिए। अब अदर एटम को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दे दो, एक ऑक्सीजन यहां लिख लिया मैंने। अब इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब क्या हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन सारे एटम अभी अकोमोडेट नहीं हुए। देन व्हाट वी विल डू, अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय वन एटम, बट अदर एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कोई भी, ये एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा इसके पास। सेंट्रल एटम अब इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सो दैट इट्स ऑक्टेट विल गेट कंप्लीट। तो इसमें ये ऑक्टेट कंप्लीशन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया। सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी हो गया 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। लाइक दैट वी कैन राइट। अब जैसे ये हाइड्रोक्साइड एसिड है, तो जैसे आपने बताया मुझे कि हाइड्रोक्साइड एसिड है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। भाई इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको पता है एसिड में क्या करना होता है, आप ना प्रोटॉन को हटा दो और N3 नेगेटिव लिख दो। अगर एसिड है तो प्रोटॉन देगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई, अब आपको एक बात पता है कि इनमें से एक सेंट्रल एटम होगा और बाकी अदर एटम्स होंगे। दो नाइट्रोजन को अपन अदर एटम एज्यूम कर लेंगे और एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। अभी व्हाट विल डू, अपन कहेंगे भाई ये तो हमको पता है कि एसिड के जब स्ट्रक्चर्स, ऑक्सी एसिड्स मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जितना नेगेटिव चार्ज है एनायनिक पार्ट में, उतना ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। तो यहां जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, ठीक। तो इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को पेयर्स में लिखना होता है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब अपन कहें कि भाई इसको ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक तो मैं सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच कर दूंगा, कर दिया मैंने। अब इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, तो अपन कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन और बना लो आप। इसमें एक और नाइट्रोजन एटम है ना, इसमें अपन क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ है अभी बस इसके स्ट्रक्चर, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन को, जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है, इसको भी
3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए भी 6 हुआ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अपन क्या करते हैं, दूसरा नाइट्रोजन आइटम लिखते हैं, उसके पास 1 2 3 4, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन्स है ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड बना देते हैं। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया भाई इसका। इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6 8, इसका ना, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इसमें तो अब या तो 3 बॉन्ड बनाओ आप, क्योंकि ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ अभी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ अभी, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 4 6 और 8। तो अपन क्या करेंगे, अब अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो अपन अगर नेगेटिव चार्ज इस पे लगाएंगे भी, तो अपन कहेंगे भाई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए, बस ये कर सकते हैं। तो अभी भी नेगेटिव चार्ज लिखूंगा तो 2 4 6 और 1 7 हुआ, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे नाइट्रोजन है मेरे पास, राइट। अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, तो अपन क्या करेंगे नाइट्रोजन के साथ, कि भाई एक नाइट्रोजन है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लिख दिया। हमें पता था कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो पहले अपन ने जैसे इसमें किया था ना, कि भाई इसके 6 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया डबल बॉन्ड बना के, वैसे ही अपन इसमें कर लेते हैं। ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है जिसमें मैंने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। 3 बॉन्ड तो बन सकते हैं ना दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वी नो दैट। अभी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और मुझे एक नाइट्रोजन अकोमोडेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा भाई एक नाइट्रोजन को अकोमोडेट करना है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। और यहां पर अपन लिखेंगे ये इसका 6th इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज लगाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने। अभी उसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 6 हो गए। लो भाई ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मैंने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, इसका भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमें पहले क्या करना है, जो सेंट्रल एटम लिखा हुआ है उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो अदर एटम था, जैसे अपन ने लिखा हुआ है कि भाई नाइट्रोजन है उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब हमने कहा था कि आपसे कि जितना अदर एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे दो। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3, तो इससे दो 3 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, तो इससे जो अगर हमने इसको सेंट्रल एटम अज्यूम किया, तो अपन कहेंगे भाई दूसरा एटम लिख लो। अब दूसरे एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो अपन ने कहा भाई इसमें नेगेटिव चार्ज के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, तो नेगेटिव चार्ज लिखो। अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट था इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो अपन बना सकते हैं। तो आप एकदम जल्दबाजी मत करो, आप बिल्कुल जैसे आपको बताया गया उस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हो, यू विल गेट द आंसर। स्ट्रक्चर लिखने के लिए फिर मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स भी बताए थे, हाउ टू राइट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, है ना, लास्ट टाइम थोड़ा सा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में अपन ने क्या कहा था, कि भाई अगर दो एटम है उनके बीच में एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, दो एटम है अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एक पाई और एक सिग्मा होगा, दो एटम है और उनके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड्स होंगे। दैट इज द स्ट्रक्चर। तो कभी कभी अपन से क्या करते हैं वो, कि हमें सिग्मा बॉन्ड वो मॉलिक्यूल्स में ना ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन बना लेते हैं कि बताओ मेरे पास ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो अपन बता सकते हैं भाई एक ये सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो बता सकते हैं अपन की टोटल इसमें 3 सिग्मा है एंड 2 पाई बॉन्ड्स है, ऐसे बता सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है सपोज, मतलब ऐसे सिग्मा और पाई बॉन्ड अपन से पूछ सकते हैं,
तो अपन से कहेंगे भाई वो ऐसे ना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है, बताओ कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है, बता देंगे भाई इधर। लेकिन इसको ना कार्बन की वैलेंसी, कार्बन कभी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। कभी भी कोई भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नाइट्रोजन के सपोज करते हैं अपन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैसे भी नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन कोई भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो कार्बन की वैलेंसी अपन ना इसको थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में अपन को आइडिया होता है, अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं अपन कि भाई ये इसका बॉन्ड्स होंगे, इस कंपाउंड के ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे होंगे। अब ऐसे लिखा था तो थोड़ा अपन को मुश्किल हो सकता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने में, अब हमें कोई डाउट नहीं होगा। कैसे? जहां भी अपन को सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां क्या लिख दो, एक सिग्मा। तो अपन कहेंगे एक सिग्मा इधर हो गया, एक सिग्मा इधर हो गया, एक सिग्मा इधर हो गया, एक सिग्मा इधर, इधर एक सिग्मा 2 पाई हो गया, इधर एक सिग्मा होगा, इधर एक सिग्मा होगा, इधर एक सिग्मा एक पाई होगा, इधर एक सिग्मा होगा, इधर एक सिग्मा होगा। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड्स। तो अपन कहेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा हो गया। एंड पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो कहेंगे भाई इसमें 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड्स, बता सकते। तो यहाँ पर मतलब अपन वेरिएबल टोटल, और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं मुझसे, जैसे बेंजीन होता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। मेरे ख्याल से सभी को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। दिस इज बेंजीन, अपन बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, दिस इज बेंजीन, ऐसे डबल बॉन्ड भी होता है उसमें। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर में अपन से पूछेंगे हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड चेक करेंगे तो ये वाला पहले इसकी बात कर लेते हैं, सिग्मा 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 और सिग्मा। पाई बॉन्ड तो अपन को 3 ही दिख रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो 3 होगा, ये दोनों कार्बन एटम्स हो गए, ये 6 कार्बन एटम्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए। तो पाई बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड होगा, लेकिन उसमें एक सिग्मा भी होगा, तो सिग्मा एक इधर भी होगा, ये वाला सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा, मतलब इधर ये सिग्मा बॉन्ड्स भी होंगे सारे के सारे, इधर भी सिग्मा होगा ये सब। तो ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, छह सिग्मा। तो अब अपन अगर कैलकुलेट करेंगे ना इसको, तो ये वाले सिग्मा मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, इनको हटा लेता हूँ क्योंकि अपन को पता है अगर जहां पाई बॉन्ड लिखोगे वहां सिग्मा तो 100% होगा। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा तो कार्बन कार्बन के बीच में है, और 6 सिग्मा क्योंकि 6 CH बॉन्ड है ना, तो 6 सिग्मा तो 12 सिग्मा, 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। तो इस मॉलिक्यूल में अपन से क्या पूछेंगे, वो अपन से पूछेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो रेशियो लिखेंगे तो अपन कहेंगे 4:1 का रेशियो होगा, है ना, 4:1 का रेशियो होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड का। तो रेशियो भी पूछ सकते हैं, इधर रेशियो नहीं पूछेंगे तो नंबर पूछ लेंगे। I think everybody got it how to calculate the sigma and pi bonds. तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो फिर क्या करेंगे अपन, सपोज अपने पास गिवन है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, अपन ऐसे, तो मुझे कैलकुलेट करके बताना। अगर मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल गिवन है तो बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर मतलब a pair of electron is called a lone pair, we know that। तो इसमें बताओ भाई कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये तुमको बताना है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस। बाद में अपन को स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा क्योंकि मे बी पॉसिबल अपन को ऐसे देना ही है कि C2CN होल ट्वाइस होल 4, ऐसे ना 4 CN मॉलिक्यूल्स है ना, साइनाइड ग्रुप, CN इज अ साइनाइड ग्रुप। तो ऐसे भी लिख के दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताओ कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं इसमें। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस। तो बताओ भाई रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस कैसे कैलकुलेट करेंगे।
1:1 का रेशियो। चलो एक आंसर आया अपने पास। आपको आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा आपको। हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सबको बताना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से बोलो, मैं फिर बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास दो आंसर आए और दोनों ही करेक्ट है। किया कैलकुलेट? ठीक है भाई, और भी आंसर आया अपने पास। ठीक है। बस इतने ही लोग बताएंगे। ठीक है, तो फिर मैं चेक करूं। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा, इसमें भी 2 पाई एंड 1 सिग्मा, इसमें भी 2 पाई एंड 1 सिग्मा, इसमें भी 2 पाई एंड 1 सिग्मा। अभी पाई बॉन्ड, इधर भी एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है ना। और ये वाले भी तो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ये वाले भी तो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा, है ना। 9 सिग्मा हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? तो अपन कहेंगे पाई बॉन्ड 2 4 1 5 +2 7 +2 9, 9 पाई, मतलब 1:1 का रेशियो, राइट ना। मुझे लगता कि अपन सबको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, राइट। तो सबको बताना चाहिए आंसर्स, सो दैट कि अपन उसको, राइट ना। मुझे लगेगा कि सबको समझ में आ गया कैसे अपन को सिग्मा और पाई बॉन्ड बता रहे हैं, आप बता सकते हैं। अब अगर लोन पेयर्स का मतलब होता है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ लोन पेयर, तो अपन बता सकते हैं इसमें 4 लोन पेयर भी अगर पूछेंगे तो, राइट, वी कैन राइट लाइक दैट। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड सब बता सकते हैं। अभी वी कैन राइट नेक्स्ट इज sigma and pi bond के बाद we can write them. We know that how to calculate the number of sigma and pi bond in a molecule. ठीक है। नेक्स्ट विल राइट, जैसे मैंने आपसे कहा, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं। हाँ तेजस, ठीक है, मतलब मेरे नाम से किसी ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया, मतलब चेक कर लिया था मैंने एक बार अटेंडेंस, तो मैं देख ही लेता हूँ कि अपन सब कौन है। तो बिल्कुल जो मेरे नाम से अटेंड किया है वो मेरा ही फोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने ही बोला है उसको वो देखने के लिए कि मतलब वो कैसे मतलब चल रहा है, क्योंकि वो नए प्लेस पे मैं बोर्ड वोर्ड लगा के काम कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने ही उसको ज्वाइन कर रखा है। कि किसी को बोला मैंने कि एक बार देखो व्हाट इज राइट ना, कैसे दिख रहा है मतलब। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन बोर्ड वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने चेंज वो ज्वाइन करने के लिए कहा। नहीं नहीं चलेगा, अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है ना तो सबको बताना चाहिए कि भाई सर कोई पर्सन ज्वाइन कर रखा है,
ये तो अपना काम है, अपन को पता होना चाहिए कि कौन ज्वाइन कर रखा है, कोई नया तो नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से सभी को मतलब ध्यान रखना चाहिए। उसने तेजस ने बताया, ये तो अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा। ठीक है ना। अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपने ग्रुप में कोई भी नया बच्चा आएगा तो अपन को बताना है सर को कि सर वो नया बच्चा आया, सबकी ड्यूटी है ये, ताकि अपन मतलब कोई अपन को डिस्टर्ब ना करे। हो सकता है कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, राइट ना, इसलिए को बताना चाहिए। ये अपनी सबकी ड्यूटी है भाई, सिर्फ एक की नहीं होगी, अपन सब बताएंगे उसको। चलो देखते हैं अपन है ज्योमेट्री और शेप को डिस्कस करना है अपन को। तो ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, अब अपन देखते हैं कैसे अपन ज्योमेट्री बताएंगे और शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताएंगे। ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब अपन क्या करेंगे ना, अभी अपन क्या कर रहे थे, अपन ने कहा कि भाई देखो, जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, तो अपन ने क्या कहा, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन लिख लो पेयर्स में, अदर एटम को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दे दो, सो दैट कि अब हाइड्रोजन था तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, दे दो उसको सो दैट कि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, स्ट्रक्चर बन गया। CO2 मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम लिख लो, सेंट्रल एटम वी नो दैट द लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लो इलेक्ट्रॉन लिख लो, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, अदर एटम को जितना इलेक्ट्रॉन देना है दे दो, लो भाई स्ट्रक्चर बन गया। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो अपन ने इसका स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे, ये बना। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर ज्योमेट्री लिखेंगे, भाई सिमेट्री होना चाहिए ना ज्योमेट्री में, तो अपन उनको ज्योमेट्री, प्रॉपर ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो चलो देखते हैं कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि भाई क्या ये ऐसे मतलब टेढ़ा वेढ़ा ऐसा कुछ भी लिख दूंगा, या कोई मतलब प्रॉपर इनका एक शेप होगा, तो प्रॉपर शेप होगा, वो शेप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देर आर मेनी थ्योरीज विच एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज, है ना। अपन को एक तो वेस्पर थ्योरी पढ़ना है, दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है। तो पहले जो इजीएस्ट थ्योरी होता है और जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन भी आते हैं, वो वेस्पर थ्योरी होता है। तो अपन लिखते हैं ज्योमेट्री, सो पहले अपन लिखते हैं दैट इज वेस्पर थ्योरी, सो VSEPR थ्योरी, मतलब ऐसे लिखते हैं अपन, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म होता है, वो होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी, ठीक है ना। दिस इज वेस्पर थ्योरी। तो अब वेस्पर थ्योरी में क्या होता है कि भाई दिस थ्योरी एक्सप्लेन, ये एक तरीके से वही फर्स्ट थ्योरी था जिसने अपन को बताया कि हाउ टू मतलब टेल दैट द ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके सर्टेन पोस्टुलेट्स होते हैं, उनको बाकी कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना होता, इसके पोस्टुलेट ही अपन को बताना होता है। व्हाट आर द पोस्टुलेट वी हैव टू, अब पोस्टुलेट का मतलब अपन को पता है क्या है। पोस्टुलेट मतलब जो आपको बताया जाएगा, जो थ्योरी में अपन को बताया गया, जो एक्सप्लेन किया गया। ये थ्योरी इज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन, ठीक है ना। तो वो थ्योरी दैट इट इज, वो हिटलर नहीं जो मैं बोल रहा था, ये अलग है। तो वो मतलब उसने ये थ्योरी अपन को एक्सप्लेन किया था और उसने बताया था कि भाई ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। मतलब पोस्टुलेट का मतलब होता है दोज आर द रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों ही बोल देते हैं अपन, क्योंकि ज्योमेट्री अलग, कभी कभी अपन ज्योमेट्री को डिफरेंट लिखेंगे शेप से। सो ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, shape of a molecule is calculated by the repulsion between the bonded electron and lone pairs. The bonded electron and lone pairs and lone pair on central atom. इससे अपन कैलकुलेट करेंगे किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड जो अपन बॉन्ड लिखेंगे ना, भाई अगर बॉन्ड लिखा तो इनमें रिपल्शन होगा, तो इनमें जो आपस में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन अगर होगा तो वो
मैक्सिमम अपार्ट एक दूसरे से स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो एक दूसरे से काफी दूर जाएंगे और फिर वहां स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है ना। लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, सो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, या फिर अपन लिखेंगे लोन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब वी हैव टू राइट दैट कि वी हैव टू कंसीडर ऑलवेज द, क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा वैलेंस शेल से होता है, बॉन्डिंग हमेशा वैलेंस शेल से ही होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन कभी इन्वॉल्व नहीं होता। अपन को पता है कि भाई देखो, जैसे क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अपन को एक बात पता है कि क्लोरीन कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा बस। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन होता है अपन लिखते हैं, तो हर बार अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग होती है वैलेंस शेल से। इनर शेल इलेक्ट्रॉन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस शेल से होता है। तभी अपन बोलते हैं ना, अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक तो वो किसी के साथ भी अगर शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो एक ही शेयरिंग करेगा बस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ये बाकी अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक से ज्यादा नहीं ले सकता, शेयर करेगा तो एक से ज्यादा शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये बात अपन को पता है। तो हमेशा क्या होता है, अपन ने इसमें वही लिखा हुआ है कि भाई अगर मुझे ज्योमेट्री और शेप बताना है, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल एटम से बताएंगे, और सेंट्रल एटम के बॉन्डेड पेयर कितने हैं उसके पास, मतलब कितने बॉन्ड बनाए हैं उसने और कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। जैसे क्लोरीन में HCl में क्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स थे, तो वो ज्योमेट्री और शेप उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसी से अपन डिसाइड करते हैं, और वो मैं बताऊंगा। पहले पोस्टुलेट पर लिख लेते हैं क्या फॉलो करना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारा पार्ट क्या फॉलो करना है, अपन पहले वो लिख लेते हैं। बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, bond angle is always calculated between the bonded pairs। अब थोड़ा सा मीनिंग भी समझते जाते हैं, बॉन्डेड पेयर्स का मतलब हो गया जैसे NH3 मॉलिक्यूल है, अपन सब फैमिलियर है अमोनिया मॉलिक्यूल से। तो अमोनिया में नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, क्योंकि वो हमारे ट्रस्टेबल सीरीज में लास्ट में था। अच्छा, सेंट्रल एटम का एक और कंसेप्ट होता है, शायद मैंने आपको बताया होगा, कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है ना, पीरियडिक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है ना इन द मॉलिक्यूल, वो भी सेंट्रल एटम होता है। बट उससे 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर हम ट्रस्टेबल सीरीज से सेंट्रल एटम को कैलकुलेट करें ना, तो कभी गलती नहीं होती। इसलिए मैं हर बार ट्रस्टेबल सीरीज के बारे में बोलता हूँ। लेकिन आप सेंट्रल एटम के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज सेंट्रल एटम ना द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है PCl5, तो फिर क्या पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सेंट्रल एटम होगा, राइट ना। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि भाई CO2, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, तो कार्बन सेंट्रल एटम है। तो कभी कभी वैलिड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला कंसेप्ट, कभी नहीं होता है। तो फिर अपन क्या करते हैं कि भाई ठीक है, फिर हमें नहीं चाहिए ये वो वाला कंसेप्ट, हम तो ये कहेंगे कि द लीस्ट ट्रस्टेबल एटम, ये ट्रस्टेबल सीरीज में नहीं था, ये था मतलब ये ज्यादा ट्रस्टेबल है इससे, ये ट्रस्टेबल सीरीज में था, ये नहीं था मतलब ऑक्सीजन ज्यादा ट्रस्टेबल, हाइड्रोजन ट्रस्टेबल सीरीज में था, नाइट्रोजन आपने लास्ट में लिखा हुआ था मतलब लेस ट्रस्टेबल। वो कभी गलती नहीं होती है कंसेप्ट से, इसलिए अपन उसी से पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा था अमोनिया की। अमोनिया में क्या होता है ना, नाइट्रोजन जो होता है ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। कितने हाइड्रोजन हैं, 3। अपन ने ऐसे बना दिया, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्रॉस किए अपन ने। तो अपन क्या बोलेंगे कि देखो भाई, यहाँ पर जो आपने मुझसे कहा है, यहाँ पर जो लिखा अपन ने
यहां पर अपन लिखेंगे कि देखो ये जो बॉन्डेड है ना, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बॉन्डेड इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इसको अपन बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बॉन्डेड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डेड नहीं होता है ये लोन पेयर होता है। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट बॉन्डेड इज कॉल्ड लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने यहां पर लिखा ना, बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स, मतलब आपको बॉन्ड एंगल इनके ही बीच में कैलकुलेट कर सकते हो, यहां कैलकुलेट नहीं हो सकता बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि वो तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, राइट? तो वो अपन को समझना है बॉन्डेड पेयर में और लोन पेयर में, ठीक है। दूसरा अपन लिखेंगे, अब मैं बताऊंगा फिर ज्योमेट्रिक, जैसे मैंने आपसे कहा। थर्ड वी विल राइट दैट repulsion between the two lone pairs, मतलब lone pair and lone pair, lone pair, lone pair। और रेशियो की जगह अपन ऐसे भी लिख सकते थे, lone pair is greater than lone pair and bond pair, lone pair and bond pair, ठीक है, is greater than between the two bonded pairs, bond pair, इधर अपन bond pair लिखेंगे और bond pair and bond pair and bond pair। जो रिपल्शन होता है ना बिटवीन द टू लोन पेयर्स, जो रिपल्शन होगा बिटवीन द टू लोन पेयर, दैट विल बी ग्रेट, लोन पेयर के बीच में ग्रेटर रिपल्शन होता है। अभी इसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दैट, इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ग्रेटर देन टू बॉन्डेड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ऐसे रिपल्शन अपन बता सकते हैं। हाउ वी कैन राइट द लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। एक्चुअली लोन पेयर जो अपन ने अभी लिखा था ना, लोन पेयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ना, उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगा तो रिपल्शन भी ज्यादा शो करेगा, और वो स्पेस भी ज्यादा ऑक्युपाई करते हैं। इसमें भी लिख देता हूं, बिकॉज लोन पेयर हैव हाई एनर्जी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, और बॉन्डिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्डेड हो गया, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इट्स एक्सोथर्मिक फिनोमेना। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स and occupies more space around central atom, occupies more space around central atom, around central atom, central atom, अपन ऐसे बता सकते हैं। That is about the repulsion। फिर अपन लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। वैसे तो अपन कहेंगे अगर कोई एटम है अपने पास तो बॉन्ड लेंथ अपन बता सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड, पहले अपन सिंगल बॉन्ड कहेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा हमेशा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड से इसका ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। मतलब अपन बता सकते हैं ऐसे, है ना, अपन ऐसे लिख सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा ट्रिपल बॉन्ड से। अब इसमें ही अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई दैट इज, अपन ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। अगर अपन बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है, एंड मैंने आपको बॉन्डिंग भी बताया था, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब, सिंगल बॉन्ड का मतलब होगा मेरे पास एक ही मार्कर है, इसको ब्रेक करना है,
अगर मेरे पास दो मार्कर हो गया ऐसे दो एटम के बीच में, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर दो एटम के बीच में तीन मार्कर है, तब तो इनको ब्रेक करना और भी मुश्किल होगा। तो फिर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? तो फिर कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी इज द, पहले अपन लिख भी देते हैं भाई, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, अ बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर तीन बॉन्ड है तो इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है दो के कंपैरिजन में, दो को ब्रेक करना मुश्किल है एक के कंपैरिजन में। तो अपन बता सकते हैं देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी है ना ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं। फिर तो मैं एक बात लिख सकता हूं, अगर इन दोनों को ऑर्डर को चेक करूंगा ना, तो दे आर रिवर्स। तो मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल बोल सकते हैं अपन। तो अपन लिख सकते हैं thus bond energy is inversely proportional to bond length. Bond energy is inversely proportional to bond length. ये बता सकते हैं। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, तो देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? ठीक है। सो वी गॉट दैट कि भाई अपन को कैसे डिसाइड करना है द स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री। अब अपन चेक करेंगे एक बार नेक्स्ट पॉइंट में द प्रोबेबल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अपन ज्योमेट्री की बात करते हैं, मैं इसको हटाता हूं और अपन ज्योमेट्री की बात करते हैं कि हाउ टू राइट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसका पहले मतलब थोड़ा सा इन जनरल जनरलाइज स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आपको ये सेंटेंसेस फॉलो करने हैं और ये सेंटेंसेस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन राइट दैट। अब इसमें अपन एक बात और लिख सकते थे डबल बॉन्ड में कि अगर अपन रिपल्शन की बात, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात करें, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं रिपल्शन। रिपल्शन की बात लिख सकते हैं, repulsion between the two triple bond and double bond will be greater than two double bond and single bond and greater than two single bonds. ऐसे repulsion बता सकते हैं। वो क्या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे 6। तो दो ट्रिपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन का मतलब क्या हुआ? 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, ऑब्वियस सी बात है। 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन 10 से तो ज्यादा ही होगा, इवन दो दे आर बॉन्डेड। तो यहां पर तो 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, 6 और 6, यहां पर 6 और 4 ना 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। तो 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन 10 से ज्यादा होगा, 10 का रिपल्शन 8 से ज्यादा होगा, 8 का रिपल्शन 6 से ज्यादा होगा और 6 का रिपल्शन 4 से ज्यादा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तो, क्योंकि अपन ने ये भी लिखा ना बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दो लोन पेयर
के बीच में रिपल्शन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होना चाहिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, बिकॉज लोन पेयर्स का मतलब दे आर फ्री, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव हायर एनर्जी। जो बॉन्डेड होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगी इसलिए अपन कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है लोन पेयर से। लोन पेयर की एनर्जी भी ज्यादा होगी और वो ज्यादा स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, राइट। तो अपन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल? सो अपन बात करेंगे। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक सेंट्रल एटम लेना होगा और अदर एटम्स लेने होंगे, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। अपन ना एक जनरलाइज्ड वे में लिख लेते हैं कि सेंट्रल एटम अपन ए अज्यूम कर लेंगे, अदर एटम अपन बी अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ए इज अ सेंट्रल एटम, इज सेंट्रल एटम एंड बी इज अदर एटम। सेंट्रल एटम को अपन ऐसे लिख सकते हैं बिना दैट, ठीक है ना, ए इज अ सेंट्रल एटम अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट, जैसे अपन लिखेंगे तो मैं आपको ऐसे डिस्कस करके बता देता हूं भाई। ए पॉइंट लिख लेता हूं, ए बी टाइप मॉलिक्यूल। अब ए बी टाइप मॉलिक्यूल में क्या होगा, जैसे एक सेंट्रल एटम है और एक ही अदर एटम है। अगर एक सेंट्रल एटम होगा और एक ही अदर एटम होगा तो अपन कहेंगे जैसे HCl है, HBr है, इस टाइप से स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, भाई ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ए और बी कोई भी हो सकता है, HCl HBr लाइक दैट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा अपन को कि भाई ठीक है आपने मुझे बता दिया कि सेंट्रल एटम और अदर एटम कैसे लिखने हैं अपन को, तो वी कैन राइट लाइक दिस। इसमें जैसे H और Cl है, अब अगर अपन सेंट्रल एटम चेक करेंगे तो भाई इसमें सेंट्रल एटम Cl हो जाएगा क्योंकि ट्रस्टेबल सीरीज के हिसाब से Cl को ऐसे बनाना चाहिए अपन को। पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर अपन एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अपन शेयर कर देंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें ज्योमेट्री कैलकुलेशन के लिए क्या करें अपन, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो लोन पेयर्स है, एक दो तीन लोन पेयर्स है और एक बॉन्डेड पेयर्स है, इसमें तो बॉन्ड एंगल भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बॉन्ड एंगल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, व्हाई इट इज सो, बिकॉज एक ही बॉन्डेड पेयर्स है ना, इसमें भी बॉन्ड एंगल कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि Br के लिए तो अपन ऐसे लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में बिटवीन द टू एटम्स, बस अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखना है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपन ने कर दिया। अब इसके पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अभी कार्बन के कितने 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या करेंगे इससे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला लोन पेयर है और बॉन्डेड पेयर 3 तो है, लेकिन बिटवीन टू एटम्स ना अपन 3 काउंट नहीं कर सकते इसको, अपन सिर्फ बता सकते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जो इधर होंगे बिटवीन द टू एटम्स। तो यहां अपन बॉन्ड एंगल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कोई भी, बट सो क्योंकि ये बॉन्डेड पेयर्स हैं और ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ी इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में आपने लिखा था कि बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में अपन ये तो बोल सकते हैं कि ये लीनियर शेप होगा इनका, बिकॉज एक एटम इधर एक एटम इधर ऐसे लीनियर शेप हो गया बस, बट उसमें अपन बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करके नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें एक ही बॉन्डेड पेयर्स है। अगर दो इनके बीच में, अगर मेरे पास दो कार्बन एटम है, इनके बीच में अपन बॉन्ड एंगल वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अपन कि भाई क्या ज्योमेट्री होगा। हमें ज्योमेट्री कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट सेंट्रल एटम से 2 बॉन्डेड पेयर्स होना कंपलसरी है, सो दैट कि सेकंड पॉइंट के हिसाब से हम बॉन्डेड पेयर्स के बीच में बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर पाए। यहां 2 एटम के बीच में अपन कभी कोई बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते, भाई उसमें तो 2 एटम है
उनके उनको अब दो एटम को बॉन्डेड किया मान लो अपन ने ऐसे, दो, एक एटम इधर एक एटम इधर है। इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिखो क्या फर्क पड़ता है, इसकी कोई ज्योमेट्री थोड़ी हुई। तो लीनियरली दो एटम बॉन्डेड है, बस उसको कैसे भी लिखो। क्या बॉन्डिंग है बताइए। मैं कहूंगा ये दोनों एटम आपस में अटैच है, बताओ कितना बॉन्डिंग है। कुछ भी नहीं बता सकते, ये एक ही बॉन्डेड पेयर हुआ ना, राइट। तो चलो देखते हैं। अब अपन लिखते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप मॉलिक्यूल में तो इसकी बात कर लेते हैं। अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास ये गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, AB2 टाइप मॉलिक्यूल में जैसे CO2, एक सेंट्रल एटम हो गया, दो अदर एटम हो गया, BeCl2 है, एक सेंट्रल एटम हो गया, दो अदर एटम। तो इस टाइप से अपन लिख सकते हैं राइट ना मॉलिक्यूल्स को, जैसे इधर लिखा अपन ने वैसे BeCl2 भी लिख सकते हैं अपन। और फिर अपन लिख सकते हैं, फिर कार्बन के साथ CH2 भी लिख सकते हैं, लाइक दैट वी कैन राइट एक्सेट्रा। चलो देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स अपन को पता है, मैं आपको बस याद दिलाऊंगा कि ये फॉलो करके ही अपन को स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री लिखना है, दैट्स ऑल, है ना। वो अपन को ध्यान रखना है कि ये अपन को फॉलो करके स्ट्रक्चर ज्योमेट्री लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जैसे AB2 टाइप है तो एक ए हो जाएगा, इससे दो एटम बॉन्डेड हो गया ऐसे, दो एटम बॉन्डेड। अपन कहेंगे ऐसे क्यों लिखूं, मेरी मर्जी में तो ऐसे लिखूंगा। तो देखो, कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा ना, उसका सेंट्रल एटम अपने अराउंड अदर एटम को ऐसे प्लेस करेगा कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। क्योंकि जब उनमें रिपल्शन मिनिमम होगा तो मिनिमम रिपल्शन का मतलब है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर रिपल्शन हुआ तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो उस मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। ज्यादा स्टेबिलिटी कब होती है, जब एनर्जी कम होती है। तो हमारी भी स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, हम चुपचाप आराम से कब बैठे होंगे, जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। एनर्जी, अगर खाना पीना खाया और एनर्जी अगर ज्यादा है तो खेल कूद करते रहेंगे। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल अपने अराउंड एटम्स को इस टाइप से प्लेस करना चाहता है सो दैट the energy of the molecule is minimum. If the energy of the molecule is minimum, stability will be maximum. तो अपन चेक करेंगे, अगर मेरे पास सेंट्रल एटम से दो बॉन्ड बनाने अपन को, एक अपन ने ये सेंट्रल एटम है तो इसमें आपने ये ब्लैक वाले पार्ट को अपन अदर एटम अज्यूम कर लेंगे, हमेशा कैप को है। तो अगर मैं ये कैप को ऐसे रखूंगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा, या ऐसे रखूंगा तो रिपल्शन कम होगा। तो फिर कहेंगे भाई इसमें तो ये दोनों पास पास है, तब तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। ये दूर है, इससे ज्यादा दूर हो भी नहीं सकते, ये मैक्सिमम पार्ट में है तो 180 डिग्री ना। तो 180 इधर भी है, 180 इधर से भी है। तो अगर मेरे पास एक सेंट्रल एटम है और उससे दो अदर एटम अटैच्ड है, तो मैं कहूंगा फिर उसको दोनों अदर एटम को 180 डिग्री पे ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 180 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे तो इनमें रिपल्शन मिनिमम होगा। इसके अलावा आप कोई भी बॉन्ड एंगल बनाओगे ना, तो अपन कहेंगे इधर रिपल्शन बढ़ेगा, इधर तो पहले ही कम था। भाई 120 से अगर बढ़ा है बॉन्ड एंगल तो उसमें रिपल्शन मिनिमम ही रह जाता है। 120 से अगर कम है तो बॉन्ड एंगल रिपल्शन होगा। बट इसमें तो सिमेट्री भी आ गई, लीनियर हो गया ना तो सिमेट्री भी होगी, सिमेट्रिक हो गया। ये अनसिमेट्रिकल था, इधर 120 जैसे लग रहा है बॉन्ड एंगल और इधर ज्यादा लग रहा है बॉन्ड एंगल, 120 180 से भी ज्यादा लग रहा है, तब तो सिमेट्री नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा किसी भी एटम के अराउंड
सेंट्रल एटम के अराउंड उसके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट है वेस्पर थ्योरी का, कि आप सेंट्रल एटम के अराउंड उसके बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर को प्लेस करोगे सो दैट दे विल हैव मिनिमम एनर्जी टू गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर इसमें ना ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है मेरे लिए, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें इधर रिपल्शन ज्यादा होगा, इसमें रिपल्शन मिनिमम है। तो हमेशा अपन क्या करेंगे, किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड एटम्स को ऐसे प्लेस करेंगे सो दैट दे विल हैव मिनिमम एनर्जी। मतलब AB2 टाइप मॉलिक्यूल में जो ज्योमेट्री और शेप होगा, इसमें बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, तो अपन कहेंगे दैट विल हैव अ लीनियर शेप, लीनियर ज्योमेट्री, एंड द बॉन्ड एंगल इज 180। मतलब अगर मैं CO2 मॉलिक्यूल को बनाऊंगा तो जैसे अपन बना रहे थे कि आप कार्बन लिखो, उसके पेयर्स में इलेक्ट्रॉन लिखो, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 दे दो उसको। तो अपन कहेंगे भाई जब CO2 मॉलिक्यूल अपन लिखते हैं ना, ऐसे CO2 मॉलिक्यूल अपन लिखेंगे तो उसमें ये बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे, ये ऑक्सीजन है, इधर इसके इलेक्ट्रॉन है, इधर इसके इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बस भाई कैसे लिखा हमें नहीं पता, बट ऑक्टेट कंप्लीट है। इनके बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा वो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो अरेंज कर देते हैं बॉन्ड एंगल में। भाई अब आपने यही तो कहा कि जितने भी अदर एटम्स होंगे उनके बीच में उनको मैक्सिमम अपार्ट रखना, ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। अब अपन लिखेंगे दूसरा, दैट इज C टाइप। तो अपन लिखेंगे दैट इज AB3 टाइप मॉलिक्यूल, टाइप मॉलिक्यूल। अब AB3 टाइप मॉलिक्यूल में अपन काफी सारे मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, जैसे BCl3 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, राइट? दैट विल बी लाइक दिस। ऐसे अपन मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, नॉट ओनली मॉलिक्यूल्स, अपन आयंस भी लिख सकते हैं। CH3 पॉजिटिव आयन हो गया, कैटायन हो गया, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, कैटाइन्स वगैरह अपन लिख सकते हैं। एनाइंस और कैटाइन भी अपन लिख सकते हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव हो गया और NO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव हो गया, लाइक दैट वी कैन राइट एक्सेट्रा, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या करना है अपन। इसमें थोड़ा सा अपन ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अभी अपन चेक करते हैं करना क्या, पहले तो चेक करते हैं हम, जैसे BF3। अब BF3 मॉलिक्यूल में अपन को पता है बोरोन इज द सेंट्रल एटम, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन 3 है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इधर भी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अपन कहेंगे इसको प्लेस कैसे करना है, ये बताओ आप, बोरोन को प्लेस कैसे करना है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब आपने मुझे 3 एटम दिए हुए हैं, 3 एटम का मतलब है मेरे पास एक सेंट्रल एटम है, और मैं 3 एटम अगर ऐसे लिखूंगा तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ, इधर 90 डिग्री है और इधर 180 है, ये अच्छा सिमेट्रिक नहीं है। तो ठीक है, तीनों को 120 कर देते हैं, ये लो तीनों को 120 कर दिया मैंने, इधर भी 120 है, इधर भी 120 है, इधर भी 120। तो अपन कहेंगे ये तो प्लेनर हो गया ना, इधर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसको कुछ ऐसे कर दो ना, थोड़ा सा ऐसे कुछ टेढ़ा बेढ़ा कर दो, कुछ मतलब ये थोड़ा पीछे कर दो, ये थोड़ा आगे कर दो, ऐसे कुछ ऐसे करो ना, जिससे कि मतलब अलग स्ट्रक्चर बन जाए थोड़ा, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इस टाइप से बना लेते हैं, तो थोड़ा रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या ऐसे, जिससे कि रिपल्शन थोड़ा और कम हो जाए। तो अपन कहेंगे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते थे अपन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बोरॉन में जब ये बॉन्ड बनाएगा बोरॉन, तो अपने पास एक थोड़ा
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान रखना होता है। वो धीरे धीरे आप सीख जाओ। सीखना क्या मतलब, अभी आप वही सीख रहे हो। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन लिखते हैं ना, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाद में अपन को पता चल जाएगा AB2 टाइप है, AB3 टाइप है, तो मुझे क्या बताना है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको बस। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 p3, ये अपन सबको पता है। और अगर अपन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो अपन कहते हैं इसको भूल जाओ, क्योंकि बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस शेल से होता है। अपन ने गड़बड़ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो नाइट्रोजन का है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने 3 उधर लिख दिया, ये 1 होगा। एटॉमिक नंबर उसका 5 है ना बोरॉन का, है ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे। और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो 3 आ गया, कोई बात नहीं। अपन क्या करेंगे, अपन को पता है, अब इसको तो भूल जाओ क्योंकि बॉन्डिंग तो सिर्फ वैलेंस शेल से होता है। अच्छा, तो ठीक है भाई, मैं वैलेंस शेल से बॉन्डिंग करूंगा तो मैं यहाँ पर 2s लिख लेता हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये p है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब बॉन्डिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है, लेकिन मुझे तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्योंकि शेयरिंग के लिए। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने ही मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना सकता हूँ। इसको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा, तो अपन इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, और वो एनर्जी हमें एक्स्ट्रा नहीं देनी है, उसको अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फ्लोरीन, जब इसको, ये फ्लोरीन एटम जो है ना, जब इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेंगे ना, तो इनिशियली क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। भाई दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे थोड़ी होता है चलो भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ले लो, दोनों नेगेटिव चार्जेस है, तो इनिशियली उनमें ना रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन, अगर ज्यादा एटम अप्रोच करेंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन की वजह से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्योंकि है तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन की वजह से शुरू में क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी जो इस रिपल्शन की वजह से मिलेगा ना, वो एनर्जी इस यूज हो जाता है इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने में। क्योंकि अगर 3 बॉन्ड बनने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का शेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का शेयर होगा। एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का। हाँ, तो फिर बोरॉन को अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक और फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तभी तो 3 बॉन्ड बनेंगे। भाई एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ये अपन सबको पता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी एक फ्लोरीन से बॉन्ड बना लो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो इसलिए आप बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा पेयर्स में लिखो, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना पेयर्स में। बट अब क्या होगा, अपन कहेंगे जब फ्लोरीन अप्रोच करेगा ना इसको, बोरॉन को बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा। इनिशियली इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन तो होगा, अगर 2 नेगेटिव चार्ज को पास लेके आओगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें रिपल्शन होगा। वो रिपल्शन की वजह से क्या होगा ना, कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा एमटीपी ऑर्बिटल में, उसी शेल में है ना, अपन को आयनाइज करके दूसरे शेल में थोड़ी लेके जा रहे हैं, तो उसी शेल में हमने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लिए। ये तो पक्का होगा हमेशा, जितने बॉन्ड बनाओगे, जितने बॉन्ड बनाओगे सेंट्रल एटम से, जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल एटम से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो 100% होगा, क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो इधर अपन को ये दिख रहे थे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने यहां दिया, एक फ्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया, एक फ्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया, एक फ्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया, एक ऑर्बिटल खाली, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब जब मैं बोरोन की ज्योमेट्री लिखूंगा ना, तो मुझे बोरोन के अराउंड 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, बनाए। और एक एम्प्टी ऑर्बिटल को भी अकोमोडेट करना होगा। अब खाली ऑर्बिटल है तो दिखेगा नहीं अपन को, लेकिन आपको बोरॉन के साथ उसको अकोमोडेट करना कंपलसरी है। तो अपन क्या करेंगे उसमें, अपन कहेंगे 3 बॉन्ड है, तो तीनों बॉन्ड में आपस में रिपल्शन कर लेते हैं, 120 डिग्री पे रख लेते हैं तीनों बॉन्ड को, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन। और इससे परपेंडिकुलर अपन क्या कर देते हैं, क्योंकि ये खाली ये अलग टाइप का ऑर्बिटल है ना, ये तीनों बॉन्डेड हो गए, तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीनों की एनर्जी एक जैसी होगी, क्योंकि तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है उसकी एनर्जी अलग होगी। भाई ऑर्बिटल्स जिसमें इवन अपन तो ऐसे भी बोलते हैं, अगर कोई पेयर्ड ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी अलग होगी, डिफरेंट होगी। पढ़ा ना अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फुली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का स्टेबिलिटी पढ़ा ना अपन ने, वहां पर डिस्कस किया अपन ने। तो अपन क्या करेंगे, इससे एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे अरेंज करते हैं सो दैट कि इसका इंटरेक्शन सभी के साथ एक जैसा हो। मतलब मैं क्या करूंगा, इन तीनों फ्लोरीन को एक ही प्लेन में रखता हूं और ये सब आपस में 120 एंगल होंगे, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ना वो इनसे परपेंडिकुलर रख लेता हूं, तो इनका इंटरेक्शन इसके साथ और इसके साथ एक जैसा हो जाएगा। मतलब जो स्ट्रक्चर में बनाऊंगा ना यहाँ बोरोन का, वो अपन ऐसे बता देंगे कि भाई एक बोरोन है मेरे पास, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, और ये तीन फ्लोरीन, और जो एम्प्टी और इन सब में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120, सारे बॉन्ड एंगल 120। सो 120 120 120, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ना दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इस मॉलिक्यूल को ना जो ऐसे रखा हुआ है ना मॉलिक्यूल, मैं इसको ऐसे देखना चाहता हूं। अगर इसको ऐसे देखोगे तो ये तो बोर्ड के प्लेन में रहेगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, तो फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरे पास बोरॉन है, एक फ्लोरीन है। अब वो तो 3D स्ट्रक्चर होगा, तो अपन को 2 डायमेंशनल बोर्ड पे बनाना होगा, तो बना देंगे। अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे बॉन्डेड होगा, ऐसे बता देंगे। अब इसका मतलब होता है जो ये लिखा हुआ है ना, इसको अपन कहते हैं डैश बॉन्ड, इसको अपन क्या कहते हैं, डैश बॉन्ड, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। और इसको अपन बोलते हैं वेज बॉन्ड, टुवर्ड्स द व्यूअर। इसको अपन कहते हैं वेज बॉन्ड जो टुवर्ड्स द व्यूअर। अब मैं इसको एक बार आपको बता देता हूं कैसे है, कि अपन ने क्या बनाया हुआ है। पहले ना आपने ऐसे बताया था मुझे, ऐसे बताया था, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है बोर्ड के प्लेन में, और एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे था, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर टू द। अब आप मुझे क्या करना चाहते हो, अब आप ना इसको ऐसे दिखाना चाहते हो मुझे, तो ये तो बोर्ड के प्लेन में रहा, क्योंकि आपने तो इसको ऐसे किया बस, ये बोर्ड से अंदर चला गया और ये बोर्ड से बाहर आ गया। तो आप यहां से देख रहे थे ना पहले, यहां से,
तो जो आपकी तरफ आ गया वो आपको ज्यादा दिखेगा, जो आपसे दूर चला गया वो आपको कम दिखेगा। ये आपसे दूर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, दिस बिकम्स टुवर्ड्स द व्यूअर, जो टुवर्ड्स द व्यूअर होगा वो ज्यादा दिखेगा। तो ये वेज बॉन्ड है, ये डैश बॉन्ड है, ये बॉन्ड के प्लेन में है इसलिए मैंने बॉन्ड ही बना रखा है, वहां पर सिंगल लाइन बना रखा है, और ये बोर्ड के प्लेन में आ गया। मतलब अब इसमें जो अपन को वो बनेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल जो ऐसे बना रहे थे ना, अब इसमें अपन को क्लियरली दिखेगा ये एम्प्टी ऑर्बिटल विच इज प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होगा बोरॉन के साथ, उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा ना एम्प्टी ऑर्बिटल, हमने अकोमोडेट किया, और उसको ऐसे अकोमोडेट किया कि अपन ने कहा कि जो बॉन्ड बनाए ना आपने तीनों ऐसे, जो ऐसे 120 बॉन्ड एंगल बनाए ना अपन ने, ऐसे ऐसे बना देते हैं उसको, ऐसे बता देते हैं भाई तीनों ऐसे। तो इसका एम्प्टी ऑर्बिटल का इनसे रिपल्शन, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना सभी से, और नीचे भी 90 डिग्री है सभी से, तो ये सिमेट्रिक हो गया। इससे ज्यादा सिमेट्रिक नहीं बना सकता मैं, क्योंकि अगर इसको नीचे बनाऊंगा तो एम्प्टी ऑर्बिटल से उसका रिपल्शन बढ़ जाएगा नीचे की तरफ, तो सिमेट्री नहीं रहेगी फिर। ये मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है AB3 टाइप। तो अपन कहेंगे ये AB3 टाइप का मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, जब भी हमारे पास AB3 टाइप होगा मॉलिक्यूल, तो इसमें इसका जो शेप बनाएंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे अपन। अब ज्योमेट्री में एम्प्टी ऑर्बिटल को काउंट नहीं करते हैं, हमें सिर्फ जो बॉन्ड दिख रहे होते हैं उन्हीं को काउंट करना होता है। तो फिर ये तीनों बॉन्ड तो एक ही प्लेन में होंगे और सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे, तो अपन लिखेंगे ट्राइंगुलर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये इसकी ज्योमेट्री होगी। भाई ये वाला पार्ट आप सीखना है, वेज फॉर्म, ये आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आगे 3D स्ट्रक्चर ही बनाने हैं अपन को। तो वेजडेस आप सीखोगे कि भाई कैसे अपन को वेजडेस बताना है। तो AB3 टाइप में अपन को ये बात ध्यान होना चाहिए कि हमें AB3 टाइप में क्या ज्योमेट्री बतानी है। अब मैं इसको हटा, तो AB4 टाइप की बात करता है। AB4 टाइप की अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी AB4 टाइप में, वैसे AB4 टाइप का अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो अगर AB4 टाइप में वी कैन राइट लाइक दिस, बन कहेंगे जैसे CH4 हो गया, NH4 पॉजिटिव हो गया, BF4 नेगेटिव हो गया, AB4 टाइप में एक CO4 हो गया, सल्फेटाइन हो गया AB4 टाइप में, एक्सेट्रा। फॉस्फेटाइन हो गया PO4 3 नेगेटिव, वी कैन राइट लाइक दिस। अब मैंने जैसे एक ही डिस्कस किया, बाकी भी डिस्कस करने हैं, बट उसमें बाद में अपन क्या करेंगे, एक सेंटेंस होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक वर्ड होता है,
वो वर्ड अपन पढ़ेंगे ना तो ये सारे पार्ट अपने आप ही आ जाएंगे। बस पहले अपन को ये पता चल जाए कि आप ज्योमेट्री बताते कैसे हो किसी भी स्ट्रक्चर। और भी पार्ट होंगे पर डिस्कस करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। तो अब अपन वो चूज करते हैं जिसमें मतलब कोई इजीएस्ट वे में अपन डिस्कस कर लें उसका। जैसे CH4 है भाई, अगर आप CH4 लिखोगे तो आप लिखते हो कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये बात। अब क्या करें, हाइड्रोजन को क्या ऐसे अरेंज कर लें क्या। मेरे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर रखते हैं, 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 4 हाइड्रोजन हो गए। इसको भी 90 बना लेते हैं, इसको भी 90 बना देते हैं, इसको भी 90 बना देते हैं और इसको भी 90 बना देते हैं ऐसे। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अभी आपने जो डिस्कस किया मेरे साथ वो 4 बॉन्ड्स बनाए आपने, और आप चाहते हो कि कार्बन के साथ मैं ऐसे बॉन्ड बना दूं, आप चाहते हो कि कार्बन के साथ मैं ऐसे बॉन्ड बना दूं, बीच में कार्बन है और आपने सारे बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन में ले लिए और ऐसे बॉन्ड बना दो। तो अपन कहेंगे भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अपन कहेंगे इसमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल ले लो, क्या प्रॉब्लम है, इधर एम्प्टी ऑर्बिटल है, मेरी मर्जी में कहूंगा। पता क्या होगा, अगर 4 बॉन्ड बनेंगे ना तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, अब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं, बोरॉन में एम्प्टी ऑर्बिटल था। अच्छा, इसका मतलब मुझे ऑर्बिटल भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं नहीं, sp3 के अलावा बाकी अपन को ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता है, और बोरॉन वाले पार्ट में ही ऐसे आता है, बाकी नहीं आता। और बाकी मैं हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताऊंगा, ये सब पार्ट आपको ओरली पता रहेगा। पहले अपन ज्योमेट्री देख लें कि अपन को अरेंज कैसे करना है, बोरॉन के अलावा किसी में नहीं आएगा, क्योंकि बाकी में 3 बॉन्ड थे ना, तो 3 ऑर्बिटल अगर यूज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। अगर 4 बॉन्ड बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो फिर ऑर्बिटल खाली रहेगा ही नहीं, इसमें कोई खाली ऑर्बिटल नहीं होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने का मतलब है मैंने s ऑर्बिटल को भी यूज कर लिया और तीनों p ऑर्बिटल को भी यूज कर लिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ऐसे एक ही प्लेन में सारे प्रेजेंट है, अगर एक ही प्लेन में सारे प्रेजेंट होंगे तो इधर 90 है इधर 180 है, ये तो अलग गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इनको किसी को अंदर की तरफ लेके जाते हैं ऐसे, किसी को बाहर की तरफ लेके आते हैं ऐसे, और उसका शेप चेंज करते हैं। अपन ऐसे शेप चेंज करते हैं क्योंकि चारों एटम है ना, तो आप कुछ ऐसे चेंज करो जिससे कि सभी के बीच में बॉन्डिंग इक्वल हो जाए। भाई अगर सभी के बीच में बॉन्डिंग इक्वल होगा तो मैक्सिमम सिमेट्री होगी ना, तो अपन ऐसे बना लेंगे सभी के बीच में बॉन्डिंग इक्वल। तो इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे स्ट्रक्चर बना, ये इसका मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, इसका ये मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। आप इसको ऐसे रख लो तब भी वैसे ही दिखेगा, आप इसको ऐसे करोगे तब भी वैसे ही दिखेगा, आप इसको ऐसे करो तब भी वैसे ही दिखेगा, ये थोड़े नीचे होंगे तब भी वैसे दिखेगा। तो सभी के बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, दैट शेप इज कॉल्ड। अब ये 3D है ना, एक ही प्लेन में नहीं आ सकते ना सारे बॉन्ड्स, भाई इसमें एक ही प्लेन में कैसे आ सकते हैं, कोई 2 आ सकते हैं एक ही प्लेन में, या तो ये दोनों होंगे या फिर ये दोनों होंगे एक ही प्लेन में ना ऐसे, तो फिर ये बाहर की तरफ होगा ये अंदर की तरफ। इसमें 2 से ज्यादा बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं आ सकते, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो अपन ऐसे बनाएंगे, इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना भाई वो ऐसे बनाएंगे, कार्बन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 एक ही प्लेन में आ गए बोर्ड के प्लेन में क्योंकि बॉन्ड लिखे आपने। तो एक बाहर की तरफ होगा एक अंदर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ है हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अंदर की तरफ। इसमें जो बॉन्ड एंगल बनेगा ना वो 109.28 मिनट्स बनता है, ये बॉन्ड एंगल है 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल होगा, और ये सभी 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल शेप। इसका शेप अपन कहेंगे टेट्राहेड्रॉन, जो शेप अपन ज्योमेट्री बोलते हैं ना इसमें,
तो बॉन्ड एंगल पता चल गया अपन को, और ज्योमेट्री अपन कहेंगे तो ज्योमेट्री ऑफ दिस दैट विल बी टेट्राहेड्रल। तो ये जो शेप होता है इसको अपन कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। भाई इसको टेट्रा टेट्रा मतलब चार होता है। टेट्राहेड्रल शेप क्यों बोलेंगे? टेट्राहेड्रल शेप इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर हम कार्बन के ऐसे टेट्राहेड्रल में, ये अपन ने हाइड्रोजन लिखे ऐसे, ये हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन अपन ने ऐसे लिखा, अगर मैं इसको आपस में ज्वाइन करता हूँ ये, तो एक ट्राइंगल बना नीचे, और इन सबको यहां ज्वाइन करेंगे ना ऐसे, तो इसमें ये आपस में ये भी ऐसे ट्राइंगल बन गए। तो अपन कहेंगे इसमें कितने फेस होंगे इसके, तो अपन कहेंगे इसके ना फेस कितने होंगे, तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, है ऐसे अपन बना के देख लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा अपन। देखो भाई, आपने मुझसे क्या कहा, इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दो, बना देंगे। तीनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाने के लिए कहा, बना दूंगा। और फिर इसको भी इससे ज्वाइन किया, इसको भी इससे ज्वाइन किया, और इसको भी इससे ज्वाइन किया, तो फिर एक फेस ये बनेगा। तो एक ट्रायंगल में इससे भी तो बना सकते हो ना, आपने कहा था ना ऐसे बना लो, एक ही बात है। तो इन तीनों से ट्रायंगल बनाऊंगा। तो एक ट्रायंगल इस फेस से बना, एक ट्रायंगल इस फेस से बना, एक ट्रायंगल इस फेस से बन गया, और एक ट्रायंगल इस फेस से बन गया। चार फेस बने इसके। अब देख लो, चार फेस बनने की वजह से अपन इसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं, बिकॉज इट हैज फोर फेसेस। और इन सभी के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेंगे ना, वो 109.28 मिनट्स बनेंगे। कोई भी दो बॉन्ड बना लो, बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स। ठीक, इन दोनों के बीच में लिखूंगा। वैसे इसमें कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे 109.28 मिनट्स? जैसे इसमें बनाए थे अपन ने, तो अगर अपन से पूछेंगे कितने 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, 3, भाई टोटल 360 हो जाएगा। और प्लेनर स्ट्रक्चर भी था, वो प्लेनर नहीं है, तो उसमें कितने 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल्स होंगे टेट्राहेड्रल में? क्या आप बता सकते कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे उसमें 109.28 मिनट्स के? बॉन्ड एंगल कितने हैं वो आपको बताने हैं। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर देयर ऑफ 109.28 मिनट्स? कितने बनेंगे? एक आंसर आया मेरे पास। बट जो आया वो सही नहीं। कितने बॉन्ड एंगल्स बनेंगे अपने पास 109.28 मिनट्स? आंसर लिख के क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? बट योर आंसर इज करेक्ट। कोई भी नहीं बता रहा है, बस दो ही लोग बताए बस। अरे यार, ये तो बड़ी बेकार बात है। आपको प्रेडिक्ट तो करना चाहिए कम से कम। इसका मतलब है, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, इसका मतलब आपको शेप समझ में नहीं आया। मैंने ऐसे ही थोड़ी पूछ लिया, क्योंकि अगर मुझे बॉन्ड एंगल आप सही बताओगे इसका मतलब आपको शेप समझ में आ गया, इसलिए पूछा। फिर से बना के दिखाना पड़ेगा। देखना ऐसे, काउंट करो ना ऐसे, कितने बॉन्ड एंगल्स बने। तो अपन कहेंगे ना 1 2 3, हो गया ना 3 4, इन दोनों के बीच में भी तो होगा 4 5 एंड 6।
पीछे वाले दोनों बनेंगे ना 6। भाई इन तीनों के बीच में 1 2 और ये 3 ट्राइंगल बनो ना, ये वाला इस वाले में, क्योंकि ये वाला एक बॉन्ड एंगल, ये वाला एक बॉन्ड एंगल और ये वाला एक बॉन्ड एंगल, और 3 इसके साथ, इधर एक, इधर एक और इधर एक, 6 बने ना, 6 बॉन्ड एंगल्स। बताओ अगर किसी को डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एवरीबॉडी गॉट इट, राइट ना? तो अपन सबको समझ में आया कि कैसे बॉन्ड एंगल अपन को बताना होता है, ठीक है ना? तो अपन को बताना चाहिए ना कि आप एक बार मतलब क्योंकि बॉन्ड एंगल बताओगे ना तो अपन को मुझे समझ में आएगा कि हाँ तुमको समझ में आ गया। भाई ये थोड़ी है मैंने बताया आपको समझ में आएगा ही आएगा, नहीं, मैं उसको क्रॉस चेक कर रहा था कि भाई अगर आपको समझ में आएगा तो आप मुझे बताओगे कि भाई कितने बॉन्ड एंगल से मतलब। तो अपन को ज्योमेट्री पता चल गया, और आप इसको बस ऐसे लिखोगे, इसका मतलब है कि अपन बता देंगे कि भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, ये तो गलत स्ट्रक्चर होगा, ये तो लिखेंगे ए और उसके बाद B4 लिखे अपन ने, और B4 में अपन ने लिखा ये B हो गया 4, और सभी बॉन्ड एंगल्स जो होंगे वो 109.28 मिनट्स हो जाएंगे। ये बॉन्ड एंगल्स, ये टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। अगर कोई अपन को बोलेगा टेट्राहेड्रल शेप है तो अपन को पता चल जाएगा, उसमें बॉन्डेड पेयर्स जो आपने लिखे होंगे दैट विल बी 109.28 मिनट्स, दैट विल बी द शेप, ज्योमेट्री, राइट? वी गॉट दैट। अब अपन लिखते हैं AB5 टाइप। तो ए की बात करते हैं अपन, AB5 टाइप में क्या करना है अपन को, तो E विल बी दैट इज AB5 टाइप, AB5 टाइप में क्या करते हैं, ठीक है ना? तो AB5 टाइप में वी कैन से दैट AB5 टाइप that is we'll write PCL5, we'll write like this ना, SF5, लेकिन हमको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा इसमें, AB5 टाइप like that structure we can write, और भी लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे AB5 टाइप में जैसे PCL5 है तो P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होता है और Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो we are able to write like this, we can write like this। अब अगर 5 बॉन्ड होंगे तो उनको कैसे अरेंज करेंगे वो देखते हैं। अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं एक P और P को ऐसे लिखूंगा AB5 टाइप, और इसमें इधर एक ट्राइंगल जैसे बनाऊंगा, मतलब मैंने क्या किया, ये 3 बॉन्ड तो मैंने एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, 1 2 3, और ये अपन ने परपेंडिकुलर बना रखे हैं उससे, ये आपने डैश बॉन्ड बनाया। डैश बॉन्ड क्यों बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर के लिए, यू नो दैट। तो इधर एक Cl है, इधर एक Cl है, इधर एक Cl है, इधर एक Cl है और इधर एक Cl है। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, फिर आप बॉन्ड एंगल की बात करो। बीच में फास्फोरस है, मैंने ऐसे 3 Cl बनाए, ये 3 Cl बनाए ऐसे, ठीक है, 3 Cl और बीच में फास्फोरस है, ऐसे बना। इन सभी में बॉन्ड एंगल 120 है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सेंट्रल एटम है और उसके अराउंड कितना भी एटम रखोगे तो टोटल 360 होना चाहिए, और 3 बॉन्ड है, इसका मतलब है यहाँ पर 120 एंगल। इसमें ऊपर मैंने एक ऐसे बॉन्ड रखा बनाया है, एक Cl को ऐसे बनाया है ऊपर, एक Cl को मैंने ऐसे ऊपर बनाया है, और एक Cl को मैंने नीचे ऐसे बनाया है। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब अगर अपन से पूछेंगे कि भाई इसमें
कितने 120 डिग्री बॉन्डिंग के लिए, तो अपन बताएंगे ना 1 1 2 3 120 और 90 डिग्री कितने होंगे, तो अपन कहेंगे एक इसका इसके साथ भी 90, इसका इसके साथ भी 90, इसका इसके साथ भी 90, इसका भी इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90 और इसके साथ 90। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई बना देते हैं अपन, मतलब आपने वेज डैश बना के मुझे बता दिया ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो ये वाले जो बॉन्ड एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला तो 120, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120, लेकिन ये वाला बॉन्ड एंगल जो है ना दिस इज 90, ये भी जो है ना ये भी 90, ये भी 90, मतलब ये जो ऐसे परपेंडिकुलर बॉन्ड ऐसे एक बना रखा है अपन ने, ये लिखा है इसमें तो AB5 टाइप में ये बी जो ऐसे बनेंगे ना, ये वाले बॉन्ड इनको अपन कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, जो ऐसे परपेंडिकुलर बनते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। और जो ऐसे बनेंगे ये वाले बॉन्ड्स, यहां पर बी है, यहां पर वो अंदर बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड के बाहर टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये बना अपने पास। तो ये जो बने ना तीन बॉन्ड्स, एक दो तीन बॉन्ड, इनको अपन कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये जो ये तीन तीन एक तरीके से ट्राइंगल बना रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे ट्राइंगल बना रहे होंगे, और इस ट्राइंगल से ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों। तो इन बॉन्ड्स को अपन कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड्स होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इनको अपन कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब अपन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अपन अर्थ का ग्लोब होता है ना, तो इक्वेटर कहाँ होता है और एक्सिस कहाँ होता है, एक्सियल पॉइंट कौन से होता है, तो अपन कहते हैं जो ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपन कहते हैं एक्सिस, और इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू दैट। उसी के बेसिस पे 3D स्ट्रक्चर में अपन ने इसको डिसाइड किया। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, समझ में आ गया। बॉन्डिंग के लिए इसमें दो टाइप के हैं, एक 90, इसका इन तीनों के साथ 90 और इसका इन तीनों के साथ 90, लेकिन इन तीनों का आपस में 120। तो दो टाइप के बॉन्ड एंगल है इसमें, एक तो बॉन्ड एंगल जो है 120 और 90 है बॉन्ड एंगल, इसमें 120 होगा और 90 होगा, ये दो टाइप के बॉन्ड। अब अपन कहेंगे ठीक है वी गॉट इट। अब एक बात देखो, इसमें तो दो टाइप के बॉन्ड एंगल आ गए भाई, अभी तक तो सिमेट्री में बिल्कुल एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल आ रहा था, तो अपन बोल रहे थे कि सिमेट्रिक होगा अगर एक ही टाइप के बॉन्ड एंगल। अगर दो टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे तो थोड़ा सिमेट्रिक कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर दो टाइप के बॉन्ड एंगल है तो सिमेट्री थोड़ा कम हो, तो ये तीन बॉन्ड एक सिमेट्रिक होंगे और ये दोनों बॉन्ड अलग होंगे इन तीनों से, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अपन ऐसी बात करते हैं, देखो मेरे पास एक सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम पे अगर दो एटम है जो इसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक सेंट्रल एटम अपन ऐसे ले लेते हैं भाई, ये सेंट्रल एटम और इसको अदर एटम को अप्रोच करना है ऐसे, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर ये अदर एटम की तरफ लेस बॉन्ड एंगल से अप्रोच करेंगे तो ज्यादा पास जाके बॉन्ड बनाएंगे, या ज्यादा बॉन्ड एंगल से अप्रोच करेंगे तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। भाई ज्यादा बॉन्ड एंगल से अगर अप्रोच करेंगे तो ज्यादा पास जा सकते हैं, या कम बॉन्ड एंगल से अप्रोच करेंगे तो ज्यादा पास जा सकते हैं, ज्यादा पास जाएंगे तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा, ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर कम बॉन्ड एंगल से अप्रोच करेंगे तो जब ये अप्रोच कर रहे होंगे ना, तो इनका आपस में भी तो रिपल्शन होगा। तो अगर ये कम बॉन्ड एंगल से अप्रोच करेंगे सेंट्रल एटम को,
तो इनका भी आपस में रिपल्शन होगा। भाई दो एटम है, अगर वो कम बॉन्डिंग एंगल से अप्रोच करेंगे उसको, तो उनका आपस में रिपल्शन शुरू हो जाएगा ना, वो ज्यादा पास नहीं जाने देगा ना एक दूसरे को। लेकिन अगर इनके बीच में बॉन्डिंग एंगल ज्यादा है तो भाई वो दूर और ये भी बहुत दूर उससे, तो वो भी पास आ सकता है, ये भी पास आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एटम, ये सेंट्रल एटम इधर है, इधर सेंट्रल एटम, ठीक है ना, अगर दो एटम ज्यादा बॉन्डिंग एंगल से इस सेंट्रल एटम को अप्रोच करेंगे, सेंट्रल एटम को, तो वो सेंट्रल एटम के ज्यादा पास जा सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में बॉन्डिंग एंगल कम है, तो जब ये पास जाएंगे ना, तो ये भी तो आपस में रिपेल करेंगे ना, वो उसे पास जाने देगा ना वो इसे पास जाने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एटम के बीच में बॉन्डिंग एंगल कम है, तो फिर एटम दूर से ही बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पास नहीं जा पा रहे ना, इसलिए वो दूर से ही बॉन्ड बना लेगा भाई। क्योंकि ज्यादा पास जाएगा तो दूसरे एटम से रिपल्शन फेस करेगा ना। जैसे बॉन्डिंग एंगल, अगर ये सेंट्रल एटम है, अगर ये कम बॉन्डिंग एंगल से अप्रोच करेंगे तो इनका भी आपस में रिपल्शन होगा, और अगर ज्यादा बॉन्डिंग एंगल से अप्रोच करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा ना आपस में। तो ज्यादा बॉन्डिंग एंगल से अप्रोच करने का मतलब ये ज्यादा पास तक जा सकते हैं। ज्यादा पास तक जाने का मतलब है छोटा बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कि अगर बॉन्डिंग एंगल ज्यादा है, दो बॉन्डेड पेयर्स के बीच में बॉन्डिंग एंगल ज्यादा है, तो वो बॉन्ड सेंट्रल एटम से ज्यादा पास से बने होंगे। और अगर ज्यादा पास से बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो छोटे बॉन्ड होंगे। और अगर वो पास से अप्रोच करेंगे एक दूसरे से, मतलब अगर ये दोनों बॉन्डिंग एंगल कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपस में भी रिपेल करेंगे ना, तो ना उसे पास जाने देगा ना इसे पास जाने देगा। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम किसी को दो पर्सन, किसी एक पर्सन को पास पास से ऐसे अप्रोच करना चाहते हैं, तो वो भी आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन अगर वो दूर से, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ना, अगर अप्रोच करेंगे तो भाई ज्यादा पास जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बॉन्ड छोटे बनेंगे। क्यों? वो सेंट्रल एटम के ज्यादा पास जाके बॉन्ड बना सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटे होंगे। अगर बॉन्ड एंगल छोटा है तो बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे, क्योंकि वहां पास जाके बॉन्ड नहीं बना। तो ये बात हमको हमेशा पता रहे कि जहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ छोटे होंगे। इसका मतलब है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इक्विटोरियल बॉन्ड्स में बॉन्ड लेंथ जो है 120 है, जबकि एक्सियल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कितना है? 90 है। इसका मतलब है एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से। जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा पास जाके बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन जहां बॉन्ड एंगल छोटा होगा वहां वो ज्यादा पास नहीं आ सकते, क्योंकि इनके बीच में भी आपस में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो इफ बॉन्ड एंगल इज मोर, bond length will be small. The bond angle is less, the bond length will be larger. मतलब bond angle और bond length आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ पता है तो आपको बॉन्ड एंगल बताने की जरूरत नहीं है कंपैरिजन के लिए। मैं कहूंगा जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है वहां बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। मतलब अगर कभी आप मुझे ऐसे कंपैरिजन करवा दो कि भाई H2O है और H2S है, मुझे पता है HO और HS का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा,
क्योंकि ये थर्ड शेल होगा ना इसका जो बॉन्ड बनाएगा, इसका साइज छोटा होता है इससे, तो इसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा इससे, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे। तो जहां बॉन्ड लेंथ छोटा होगा वहां बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, इसमें बॉन्ड एंगल बड़ा होना चाहिए इससे। उस टाइप के स्ट्रक्चर भी तो पढ़ेंगे ना अभी अपन, अभी तो अपन सिर्फ देख रहे हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री वी कैन हैव। तो जहां बॉन्ड लेंथ छोटा होगा वहां बॉन्ड एंगल, तो अगर मुझे इन दोनों में बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करना है ना, मैं बॉन्ड लेंथ से चेक कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है क्या है उसमें कैसे। आपने सिर्फ बॉन्ड एंगल पूछा ना, मैं बता सकता हूं अगर मुझे बॉन्ड लेंथ पता है तो, मुझे बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे कंसेप्ट बिल्कुल बता दिया कि दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल, आप लिख के बता रहे, तो मैं अपने आप ही बता दूंगा ऐसे। अब टेट्राहेड्रल में ठीक है, वी गॉट दैट, इसमें बॉन्ड एंगल अपने पास है, तो अब ज्योमेट्री क्या लिखें इसका। तो अपन कहेंगे भाई देखो ये तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, मतलब ये तीन एटम, तीन बी एटम एक ही प्लेन में है और ये दोनों उससे परपेंडिकुलर है। अगर तीन भी एटम एक ही, ये तीन एटम एक ही प्लेन में है ऐसे, ये तो तीन एक ही प्लेन में है, तो अगर मैं इन तीनों को इसके साथ ऐसे ज्वाइन करता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ट्रायंगुलर पिरामिड, एक पिरामिड जैसे ही तो बन रहा है। और इधर ये ट्रायंगल बन रहा है और नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा भाई, तो ऐसे लिखते हैं इसको ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। एक ऊपर पिरामिड बना, एक ट्रायंगल बना, और इससे एक परपेंडिकुलर ऐसे था सेंटर से, तो इन तीनों को जब अपन ने ज्वाइन किया ना, तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर है और उससे ऊपर की तरफ एक पिरामिड बना, ट्रायंगुलर पिरामिड, और बिल्कुल वैसे ही नीचे की तरफ भी एक अपन ने पिरामिड बनाया इसका इसके साथ, ये भी एक पिरामिड बन गया। तो अपन इसको ज्योमेट्री लिख देते हैं इसका, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे ना, तो इसमें अपन लिखेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड, बाई पिरामिड ना, एक ऊपर बना पिरामिड, एक नीचे बना पिरामिड, तो बाई पिरामिड बनाएंगे। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल या पिरामिड एक ही बात है, दैट विल बी द ज्योमेट्री। तो इसमें 90 डिग्री कितने बॉन्ड एंगल बन गए, तीन ऊपर बने तीन नीचे बने, 6 हो गए 90 डिग्री, और तीन 120 डिग्री बने बॉन्ड एंगल्स। एवरीबॉडी गॉट इट? हाउ इज AB5 टाइप इज? अब AB5 टाइप के बाद अपन AB6 टाइप चेक कर लेते हैं भाई कैसे होगा AB6 टाइप, ठीक है ना। बट जैसे जैसे अदर एटम इंक्रीज हो गए ना, एग्जांपल्स बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड एक बहुत सारे एटम को अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, कम एटम को अरेंज करना इजी होता है। तो एफ AB6 टाइप की बात करते हैं। AB6 टाइप अगर मैं लिखूंगा तो इस केस में विल राइट दैट, इसमें दैट इज, एग्जाम्पल के लिए अपन SF6 लिख लेते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल। अब SF6 में अपन सल्फर लिखेंगे, उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन को, एक फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन के तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देते हैं, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांच फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन, ये हो गया अपने पास। अब इसका ज्योमेट्री चेक करो भाई, क्या क्या लिखेंगे अपन ज्योमेट्री, सो दैट देयर विल बी अ मिनिमम रिपल्शन अमंग द अदर एटम्स। इनके बीच में रिपल्शन सबसे कम होना चाहिए। इस AB5 टाइप में इन एटम के बीच में रिपल्शन मिनिमम तब था जब हमने इसको ऐसे अरेंज किया, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट its geometry is triangular pyramid bipyramidal। तो हमें यहां पर भी ऐसे ही करना है कि भाई हमको सल्फर के अराउंड फ्लोरीन एटम को अरेंज करना है, सो दैट वी गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
मिनिमम प्रोपोर्शन अमंग द एटम्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे इसको अरेंज कर लेंगे। सल्फर होगा हमारे पास, और इसमें अपन क्या करेंगे कि भाई एक तो ऐसे कर देते हैं फ्लोरीन एक ही प्लेन में। अब वेज लिख रहा हूं मैं ऐसे, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, ये एक ही प्लेन में है चार। इसको अपन स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकते हैं। स्क्वायर मतलब ऐसे प्लेनर और स्क्वायर, एक ही प्लेन में सारे एटम्स। सल्फर चार फ्लोरीन सभी एक ही प्लेन में, अभी दो फ्लोरीन हो रहा है, तो एक फ्लोरीन को मैं इसी प्लेन में लिखूंगा, बोर्ड के प्लेन में, और एक फ्लोरीन को यहाँ। दिस इज एक्सियल बॉन्ड्स, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स वी नो दैट व्हाई वी कॉल देम एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब मैं इसका स्ट्रक्चर एक बार आपको बता देता हूं कैसे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इट इज लाइक दिस। मैंने सेंटर ऐसे ले लेते हैं, मैंने बुक ऐसे ले लेते हैं और इससे डिसाइड लेते हैं। मैंने क्या किया, ये स्क्वायर प्लेनर, इसके चारों कॉर्नर पे ना, और ऑल फोर कॉर्नर्स अज्यूम कर लेते हैं दे आर फ्लोरीन। सेंटर में अपन सल्फर को अज्यूम कर लेते हैं। तो जब बोल रहा था ना मैं, सल्फर और फोर फ्लोरीन एटम आर लाइंग इन द सेम प्लेन, तो स्क्वायर प्लेनर बोला अपन ने। अब एक फ्लोरीन मैंने नीचे ऐसे लगाया, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट, और एक फ्लोरीन मैं ऊपर लगाने वाला हूं ऐसे। अब वो थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से, ऐसे कर लेंगे ऐसे। मतलब ये भी परपेंडिकुलर है इससे, और ये भी परपेंडिकुलर था इससे। तो अगर अपन इसको ऐसे लगाएंगे तो व्हाट विल गेट, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। इनको भी इससे ज्वाइन कर देते हैं इस वाले से, तो ये भी तो पिरामिड बनेगा, लेकिन ये तो स्क्वायर का पिरामिड बना, जैसे ये ट्रायंगल का पिरामिड बना था। तो एक स्क्वायर और ऊपर चारों को ज्वाइन करेंगे तो पिरामिड, और एक स्क्वायर और नीचे इससे ज्वाइन करेंगे तो भी, इससे ज्वाइन करेंगे ना इनको सबको, तो वो भी पिरामिड, ये बन जाएगा। तो अपन इसे कहेंगे स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड। इनके बीच में बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन अपन ऐसे बना सकते हैं कि भाई देखो इसमें ऐसे ना, अपन ऐसे बना सकते हैं, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर, एक स्क्वायर बन गया। और इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो, इनको अगर ज्वाइन करके, मतलब इमेजिनरी ज्वाइनिंग अगर चेक करेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर पिरामिड बन गया, और नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, तो अपन कहेंगे स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड। स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड। अब स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड है ना इसमें, और इसमें बॉन्डिंग अगर अपन चेक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर था ना ऐसे, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, और बाकी एक ही प्लेन में वो स्क्वायर बन रहा था, सेंटर में अपने पास फ्लोरीन। तो अगर परपेंडिकुलर होंगे ये तो 90 डिग्री हो जाएगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इज 90 डिग्री। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आया है तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने 90 डिग्री बॉन्डिंग बनेंगे, कितना 90 डिग्री बॉन्डिंग बनेगा। हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्डिंग आर फाउंड, ये आपको बताना है। हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्डिंग। ठीक है, अपने पास एक आंसर आया, बट वो आंसर सही नहीं है। दूसरा आया, वो सही है। अभी और भी आया कोई? भाई सबको बताना है, ऐसे नहीं करना है कि चलो सब लोग बताएंगे हम क्यों बताएं, वरना मुझे लगेगा आराम से आप सो रहे हो ना। थर्ड आया वो भी गलत है।
90 डिग्री बॉन्डिंग। अरे भाई 90 डिग्री बॉन्डिंग बताने हैं। इधर एक है, इधर एक है। देख, इसका भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, चार ऊपर। इसका इससे 90 डिग्री, इसका इससे 90 डिग्री, इसका इससे 90 डिग्री, इसका इससे 90 डिग्री, चार नीचे। मतलब इसका इन सब से 90 डिग्री बनेगा और इसका इन सब से 90 डिग्री बनेगा। आठ हो गए? तो इनको तो मत भूलो ना, ये भी तो आपस में 90 डिग्री है। चार ये भी तो है। कितने हो गए 90 डिग्री बढ़ने में? 12 हो गया। कितना इजी था ना, पता? जेई एडवांस में ये 12 मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप, है ना? अब देख, अपन फिर से चेक करते हैं। ये ना स्क्वायर प्लेनर है, अगर इसके सेंटर में कुछ होगा तो इसके अराउंड ये चार एटम है, कोई फ्लोरीन एटम हो गया, तो इस सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल कितना बॉन्डिंग एंगल बनना चाहिए? 360 ना। तो एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, तो इन दोनों के बीच में कितना बॉन्डिंग एंगल होगा? 360 डिवाइड बाय 4 करोगे ना, तो एक 90 डिग्री इस ये हो गया, एक 90 डिग्री ये हो गया, एक 90 डिग्री ये हो गया, एक 90 डिग्री ये हो गया, चार हो गए ना 90 डिग्री। और फिर उसके बाद अपन ने इससे लिखा, ये जो परपेंडिकुलर था ना ऊपर फ्लोरीन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये भी 90 डिग्री। और वैसे ही नीचे अपन ने बना लिया 90, तो 90 डिग्री बॉन्डिंग पता चल गया। समझ में आया ना? अब एक बात तो अपन को समझ में आ गया, इसमें सारे बॉन्डिंग एक जैसे हैं, इसका मतलब सारे बॉन्ड लेंथ भी एक जैसे होंगे ना। तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इसमें सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं थे। अगर किसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल अलग है तो बॉन्ड लेंथ भी अलग है, और अगर बॉन्ड एंगल सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम है। इट हैज 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। मैंने आपको बताया था, पता, ये जेई एडवांस में पूछा था एक बार, SF6 में कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप। सोचो। सो इट हैज 12 90 degrees bond angle. नाइन्टी डिग्री बॉन्ड, ठीक है ना? और सारे बॉन्ड इक्वल है, वो सब बताने की जरूरत नहीं मुझे। अब ना एक बात देखो, जैसे अगर मान लो अपन ने ऐसे लिखा था ऐसे, अब ये चारों फ्लोरीन को ना इससे ज्वाइन कर दो, ऊपर वाले फ्लोरीन से, ऐसे ना, तो क्या बना अपने पास? तो अपन कहेंगे इन चारों को अगर जोड़ोगे तो ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर और पिरामिड बन गया। हाँ, तो आपने इसीलिए तो लिखा इधर भी स्क्वायर प्लेनर पिरामिड बनेगा, तभी तो आपने लिखा शेप इज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे पिरामिड। अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा ना, इसमें सारे बॉन्ड एंगल इक्वल है ना, इसमें थे नहीं सारे बॉन्ड एंगल इक्वल, लेकिन इसमें तो है। तो अपन क्या करेंगे कि भाई अगर इसमें सारे बॉन्ड एंगल इक्वल है तो एक मतलब इधर इसके कितने फेस बनेंगे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप ऐसे लिखते हो ना तो एक फेस तो ये बन गया इसका, एक फेस इधर बनेगा ऐसे, ये वाला, तो इधर कितने, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, ऊपर चार फेस बनेगा और नीचे भी चार फेस बनेंगे इसके साथ। जैसे इसके साथ इसका एक फेस ये बनेगा, एक फेस इन दोनों से बनेगा, एक फेस इन दोनों से बनेगा, एक फेस पीछे इनसे बनेगा और एक फेस इससे बनाया अपन ने इधर इससे, तो चार फेस बने, तो नीचे भी चार फेस बने। बॉन्डिंग एंगल इक्वल है और 8 फेसेस प्रेजेंट है उसमें टोटल है।
8 का मतलब ऑक्टा। तो अगर आप सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं और 4 फेस को आप टेट्राहेड्रल बोल सकते हो, तो इसमें सारे बॉन्ड एंगल इक्वल है, तो मैं 8 को ऑक्टेट्रल बोलूंगा। ये ऑक्टेट्रल शेप, राइट? दिस इज अवर ऑक्टेट्रल शेप। अब इसमें ऑक्टेट्रल शेप अपन को गिवन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ना, दैट इज AB7 टाइप। AB7 टाइप में ना वी कैन से दैट जैसे IF7 होता है वैसे यही अपने सिलेबस में बस, और कोई दूसरा अपने सिलेबस में है भी नहीं IF7 के अलावा, AB7 टाइप। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन कहेंगे भाई आई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 होते हैं, तो हर एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दे दो। ये हो गया। अपन ना इन शेप को याद भी रख सकते हैं, वैसे भी इतने बार पढ़ेंगे, पूरा केमिस्ट्री में अपन को पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो और आराम से आपको शेप एक पूछ के पढ़ा रहा हूं। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लिखेंगे, एक तो आई लिख लेते हैं और उसके अराउंड 5, मतलब एक आई लिख लेता हूं और उसके अराउंड 5 फ्लोरीन को अरेंज करूंगा। पता कैसे? एक पेंटागन बनाऊंगा, पेंटागन अपन को पता है ऐसे बनेगा पेंटागन। तो मतलब एक ये इससे बॉन्डेड है, एक ये इससे बॉन्डेड है, और एक ये इससे बॉन्डेड है, और ये परपेंडिकुलर है, दो फ्लोरीन, दो फ्लोरीन ऐसे परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ, आपने एक ही प्लेन में पेंटागन बनाया, मतलब ये 5 फ्लोरीन, ये कोई बॉन्ड नहीं होता, मैंने तो पेंटागन बनाया था इसलिए ऐसे कर दिया था आपको, ये कोई बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड तो सिर्फ सेंट्रल एटम से होता है। तो वो दिखाने के लिए कि देखो पेंटागन बनाया मैंने, तो ये 5 फ्लोरीन एक ही प्लेन में है जो एक पेंटागन बना रहे हैं, और ये दोनों उससे परपेंडिकुलर है। अगर ये इन 5 से परपेंडिकुलर है तो ये वाला बॉन्ड एंगल तो मैं 90 बता दूंगा, और इस आई के अराउंड अगर मैंने 5 फ्लोरीन को एक ही प्लेन में रखा हुआ है तो ये वाला बॉन्ड एंगल मैं 360 डिवाइड बाय 5 बता दूंगा। वो क्यों? आपने कहा ना कि आयोडीन है, एक ऊपर फ्लोरीन है, एक नीचे फ्लोरीन है, और पेंटागन जो है वो एक ही प्लेन में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अराउंड टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा? 360। कितने फ्लोरीन अरेंज हैं इसके अराउंड? इक्वल बॉन्ड एंगल में होंगे, क्योंकि सिमेट्री के लिए इक्वल बॉन्ड एंगल होना चाहिए। तो इनके बीच में जो टोटल बॉन्ड एंगल्स होंगे तो 360 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 फ्लोरीन आपने अरेंज किया उसके अराउंड, एक ऊपर है एक नीचे है, 2 हो गए, और 5 उसी प्लेन में है, तो ठीक है 7 हो गया। तो दो टाइप का बॉन्ड एंगल हो गया इधर, एक तो ये 72 डिग्री आ गया। सो बॉन्ड एंगल अपने पास 2 टाइप्स है। अब तो बॉन्ड एंगल अगर 2 टाइप होगा तो भाई बॉन्ड लेंथ भी इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर बॉन्ड लेंथ भी इक्वल नहीं हो सकता। जब बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल छोटा होगा इस वाले से, जब बॉन्ड एंगल छोटा और छोटा होता है वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। एक पेंटागन बनेगा और उससे अपन एक पिरामिड टाइप का भी बना सकते हैं, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल टाइप बोल सकते हैं अपन इसे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। इस मॉलिक्यूल के अलावा दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे अपन इससे, क्योंकि इसके बनते ही बहुत कम है, ये अपने सिलेबस में बस पेंटागोनल बाई पिरामिडल में IF7। इसमें 90 डिग्री कितने बनेंगे? तो अपन कहेंगे भाई
इसका इन पांचों के साथ, बिकॉज वो 5 ऑल आर इन द सेम प्लेन, तो 5 ऊपर बन गए 90 और 5 नीचे बन गए, तो 10 90 डिग्री बन गए और 5 72 बन गए वो उसके अराउंड। सो इसमें ना 10 90 डिग्री बॉन्डिंग है और 5 72 डिग्री, ये स्ट्रक्चर्स आईएफ वेस्पर थ्योरी के हिसाब से। आज का होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है एक्स केमिकल बॉन्डिंग 5 और केमिकल बॉन्डिंग 1 से। केमिकल बॉन्डिंग 5 और 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 का एक्सेप्ट सेक्शन बी दोनों में। मेरे ख्याल से होमवर्क मैंने शुरू में ही लिख दिया था। ये अपन यही रुकेंगे अब आज, इसके आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने सिर्फ शेप पढ़ा हुआ है और ज्योमेट्री देखा हुआ है अपन ने कि कैसे ज्योमेट्री है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स की बात की है, लोन पेयर की बात भी नहीं आई अभी अपन को लोन पेयर के बारे में बात करना है। जबकि अपन ने लिखा हुआ है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर, तो लोन पेयर तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा सेंट्रल एटम पे, तो उसके लिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट। तो होमवर्क आपके पास है, मैंने आपको बताया होमवर्क, केमिकल बॉन्डिंग 1 and 5 एक्सेप्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सेप्ट सेक्शन बी इन बोथ। ये आपका होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है। मोस्ट प्रोबेबली अपन नेक्स्ट संडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे, संडे टू संडे मतलब ऐसा कुछ करेंगे। दैट विल बी एक्स्ट्रा क्लास बट इट विल नॉट बी अ रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास में अपना फिजिकली चलेगा, क्योंकि थोड़ा और आप इसमें आगे पढ़ोगे तो फिर ऑर्गेनिक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो विल राइट दैट, ये अपना अभी अपन यही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर।